हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टुर्बेशन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। पर्टुर्बेशन थ्योरी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक हम लोग स्टडी करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट पर्टुर्बेशन, नेक्स्ट इज टाइम डिपेंडेंट पर्टुर्बेशन। दोनों आपके सिलेबस में है और इवन टाइम इंडिपेंडेंट से बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास में जेस्ट फिजिक्स है, इसके अलावा गेट फिजिक्स है, टिफर एग्जाम में इनमें भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सो टोटल हम जो है ना 4 लेक्चर्स अपलोड करेंगे इस पर। एक लेक्चर में टाइम इंडिपेंडेंट पर्टुर्बेशन से बेस्ड कॉन्सेप्ट जानेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट में, और इसी प्रकार से टाइम डिपेंडेंट पर्टुर्बेशन एंड देन वी आर डूइंग सम मोर एग्जांपल्स। ओके, तो आज का पार्ट हमारे पास रहेगा टाइम इंडिपेंडेंट पर्टुर्बेशन, जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड। देखो, पर्टुर्बेशन का मीनिंग क्या है? पर्टुर्बेशन का मीनिंग है हमारे पास कि जो डिस्टरबेंस है सिस्टम में वो आपने यहां पर प्रोवाइड किया है। अब ऐसे बहुत सारे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, जहां पर आपको एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन हम लोग थ्योरी में करते आए हैं वो सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट केस में वैलिडेट हैं, बट रियल लाइफ के अंदर वो सिस्टम एक्चुअल में डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब्ड सिस्टम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, तो हार्मोनिक ऑस्किलेटर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किया जाए, तो फिर हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होंगी, बेसिकली जो हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सोल्व किया था एग्जैक्टली, वो हमारे पास में कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी उसकी, एंड दैट अप्रॉक्सीमेट टर्म डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उन चीजों पर यहां पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन एटम है, उसको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, जहां पर हम लोग स्टार्क इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि जो पर्टुर्बेशन आपने यहां पर अप्लाई किया सिस्टम में, तो उसकी वजह से एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ एनर्जी या तो बढ़ करके आएगी, इंक्रीज, या फिर डिक्रीज आएगी। ओके, तो यही सब पार्ट हम लोग पर्टुर्बेशन के अंदर करते हैं। पर्टुर्बेशन का मीनिंग होता है डिस्टर्ब्ड, यानी कि सिस्टम को डिस्टर्ब करने से पोटेंशियल अफेक्ट हुआ, सो बेसिकली हैमिल्टोनियन अफेक्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आ रही हैं और जो आइगन फंक्शन होंगे वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट डिफरेंट रहेंगे देन द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। ओके, देखो, पर्टुर्बेशन थ्योरी जो है ये बेस्ट अप्रोक्सीमेट करता है हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं उसकी कैलकुलेशन को, बट जो आइगन फंक्शंस जो साई आप लोग डिटरमाइन करते हैं उसके लिए ये एक परफेक्ट नहीं कहेंगे हम कि परफेक्ट हमारे पास उसके लिए कैलकुलेशन के लिए बेस्ट है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीएसआर नेट का है, गेट का है, उसमें वेव फंक्शंस जो है एनर्जी आइगन वैल्यूज आपसे ज़्यादातर पूछता है, आइगन फंक्शन के इतने क्वेश्चन आपके बनते नहीं हैं, है ना। एनर्जी आइगन वैल्यूज आपसे पूछता है कि बताओ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन कितना है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। तो अभी सबसे पहले आज हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टुर्बेशन। तो बेसिकली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो एच नोड है वो हमारे पास अनपर्टुर्ब्ड यानी कि अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड हमारे पास हैमिल्टोनियन है, ठीक है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड मिल रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें यहां पर मिल रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी विल गेट फ्रॉम दिस। ओके, अब इसके हमारे पास में एनर्जी आइगन वैल्यूज भी होंगे और आइगन फंक्शन भी। तो अज्यूम करके चलते हैं कि En of 0 एंड psi n of 0 आर एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो मेरे पास आएगा h नोड psi n of 0 इज इक्वल टू En of 0 एंड psi n of 0, ये मेरे पास आएगा। तो ये जो है अनपर्टुर्ब्ड पार्ट का हमारे पास हैमिल्टोनियन, और कोरस्पॉन्डिंग जब वो वेव फंक्शन साइन ऑफ 0 जो एग्जैक्ट हमें मिल रहा है बाय स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन उस पर एक्ट करता है, तो हमें आइगन वैल्यू देता है En ऑफ 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने इस पार्ट को पर्टुर्ब कर दिया गया, ठीक है ना, कोई हमने पर्टुर्बेशन जो है इसके अंदर अप्लाई किया, स्मॉल पर्टुर्बेशन, तो वो क्या होगा, इस अनपर्टुर्ब्ड के अंदर हमारे पास ऐड हो जाएगा एंड दैट गिव्स मी द न्यू हैमिल्टोनियन। सपोज करते हैं दैट न्यू हैमिल्टोनियन विल बी कैपिटल H। सो इट इज द सम ऑफ अनपर्टुर्ब्ड पार्ट प्लस में द पर्टुर्ब्ड पार्ट, सो लैम्डा H डैश। ये जो लैम्डा है ये एक कांस्टेंट है जो डिटरमाइन करता है कि पर्टुर्बेशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। जितनी ज्यादा लैम्डा का वैल्यू रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ है पर्टुर्बेशन पार्ट की। ठीक है, तो यहां पर
लैम्डा जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द परटर्बेशन पार्ट ऑफ दिस हैमिल्टोनियन। ओके, अब बेसिकली इसका भी हमारे पास कोई ना कोई एनर्जी आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, तो मान करके चल लेते हैं कि ई एन और जो साई एन है ये हमारे पास में वेव फंक्शन, ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन हमारे पास बेसिकली हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्मेट में एच साई एन इज इक्वल टू ई एन एंड साई एन, सच दैट कि जब लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू जीरो हमारे पास रहेगा तो ये हमारे पास टेंड करेगा साई एन ऑफ जीरो पर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना। देखो अगर लैम्डा एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा तो फिर ये h इज इक्वल टू एच नोट आ गया और बेसिकली ये जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, साई एन का, ये मेरे पास एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ जीरो के। बट इस केस में क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेंड करवा रहे हैं लैम्डा को जीरो की तरफ, इसलिए ये टेंड करेगा साइन ऑफ जीरो पे। एग्जैक्ट अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो उसके लिए फिर आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम उसको करते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू जीरो और एनर्जी आइगन वैल्यू जो ई एन है इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये मुझे वैल्यू देगा ई एन ऑफ जीरो। सो इन दिस लिमिट व्हेन लैम्डा टेंडिंग टू जीरो, ये जो हमारे पास न्यू हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू आ रहा है, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द, ये हमारे पास जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का था उसके इक्वल हमारे पास आने लग रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें इसके जो है ना, ये देखो मैंने कहा आपको इसकी तरफ टेंड कर रहा है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। देखो इसमें प्लस में समथिंग कुछ और वैल्यूज भी आएंगी और ये जो वैल्यूज हैं आप बेसिकली इसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन देख सकते हैं। ठीक है ना। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से मान लो हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और आप अगर इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे अबाउट x इज इक्वल टू ए, तो मेरे पास यहां पर वैल्यू आएगी, देखो एफ ऑफ ए प्लस में, ठीक है, यहां पर हो जाएगा मेरे पास x माइनस ए बाय 1 फैक्टोरियल एंड देन f डैश ऑफ ए प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड f डबल डैश ऑफ ए। इस प्रकार से हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, तो अबाउट x इज इक्वल टू ए हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन किया तो इस प्रकार से मेरे पास आया। ठीक है, आप इसको बेसिकली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है f ऑफ a। ठीक है, एंड देन वी हैव एक्स्ट्रा टर्म्स प्लस में x माइनस a बाय 1 फैक्टोरियल f डैश ऑफ a, है ना। इस प्रकार से हमारे पास टर्म्स आ रही हैं। और x टेंडिंग टू a को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x माइनस a टेंडिंग टू 0। तो कुछ यही फॉर्मेट हमारे पास बन रहा है यहां पर, है ना, जब हम कह रहे हैं कि लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0 एंड साई n गिव्स मी द वैल्यू साई n ऑफ 0 n प्लस समथिंग। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, x माइनस ए यहां रिप्लेस किससे हो गया, लैम्डा से, और फंक्शन जो है यहां पर फंक्शन है और यहां पर हमारे पास आइगन फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है, ये आइगन फंक्शन है। ओके, तो यहां पर ये जो 0th टाइम हमारे पास डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका फर्स्ट टाइम हमारे पास डिफरेंशिएशन हुआ है, इनको क्वांटम मैकेनिक्स में यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, थर्ड ऑर्डर करेक्शन, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहां पर देखो मेरे पास आएगा, ये लैम्डा हो जाएगा x माइनस ए, दिस इज लैम्डा, सो लैम्डा बाय 1 फैक्टोरियल एंड देन वी हैव साई n ऑफ 1 विच रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द nth वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन या फिर न्यू हैमिल्टोनियन। ठीक है, एंड प्लस में नेक्स्ट इज लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड साई n ऑफ 2। ठीक है, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। इन द सिमिलर वे अगर लिमिट हम लोग यहां पर लगाएं लैम्डा टेंडिंग टू 0 ई एन पर, ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू देगा, देखो ई एन ऑफ 0 प्लस में यहां पर हो जाएगा लैम्डा बाय 1 फैक्टोरियल एंड देन वी हैव ई एन ऑफ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड देन ई एन ऑफ 2। इस प्रकार से हम लोग चलते चलाएंगे। मतलब लैम्डा बहुत स्मॉल है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास साई n ऑफ 0 और ई एन ऑफ 0, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर लैम्डा सिर्फ और सिर्फ 0 को तरफ टेंड कर रहा है, यानी लैम्डा ही बहुत स्मॉल है, स्मॉल परटर्बेशन आपने यहां पर अप्लाई किया हुआ है, इन दैट केस आप लोग इस तरीके से सीरीज में एक्सपेंड इसको कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, अगर ये लैम्डा बहुत स्मॉल होगा ना, सो बेसिकली जो लैम्डा क्यूब है, लैम्डा की पावर 4 है, इन तरह के जो हाई ऑर्डर टर्म्स हैं उनको हम लोग यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अप टू सेकंड ऑर्डर करेक्शन आप लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी हो चाहे फिर वो हमारे पास आइगन फंक्शन हो।
ठीक है। सो इन दिस लिमिट यू हैव टू टेक ओनली अप टू द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। वो भी एक चीज और मैं बता देता हूं, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको दे रखा है। अगर वो कहता है कि सेकंड ऑर्डर तक निकालो तो फिर यहां तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर वो कहता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक निकालो तो फिर हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे। ये तो एग्जैक्ट है ही, ये तो हम लोग जानते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मेरे पास आ जाएगा उस सिस्टम के लिए, ठीक है। देखो सिस्टम जो भी हमारे पास दिया रहेगा उस केस में आपको ये पार्ट पहले से पता रहता है और फिर आप उसमें डिस्टर्ब करके और फिर आप जो है यहां पर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो है फाइंड आउट करते हैं नॉन डिजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी वाले पार्ट के अंदर। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन मुझे मिल रही हैं इनको आप पुट कर देंगे। जो इक्वेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था H psi n इज इक्वल टू En psi n इसके अंदर, ठीक है। और बेसिकली जो H है जो कि न्यू हैमिल्टोनियन है उसको मैं लिख सकता हूं H नॉट प्लस में लैम्डा H डैश, ठीक है, एंड देन वी हैव psi n। तो यहां पर देखो ये दोनों वैल्यूज को पुट करो, फिर उसके बाद जो लैम्डा वाले जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आएंगे उनको कंपेयर करो दोनों तरफ, ताकि आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है एनर्जी आइगन वैल्यू भी मिल जाए, एनर्जी के अंदर मिल जाए और हमारे पास आइगन फंक्शन भी आपको कैलकुलेट हो जाए फर्स्ट ऑर्डर में। इसी प्रकार से अगर लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे दोनों तरफ तो फिर आपको मिलेगा यहां से सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, ठीक है। आप देखो ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं आइगन फंक्शन की, बट ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया पर्टर्बेशन थ्योरी इज नॉट ए बेस्ट मेथड टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन। ओके, इसको अप्रोक्सीमेट करने की इतना यूजफुल नहीं है, बट हाँ एनर्जी जो आइगन वैल्यूज है इनको आप अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं बाय यूजिंग द पर्टर्बेशन थ्योरी तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर। ओके, H नॉट प्लस में लैम्डा H डैश एंड देन वी हैव साई n जिसको आप लिख सकते हैं देखो साई n ऑफ 0 प्लस में लैम्डा एंड साई n ऑफ 1 प्लस में लैम्डा स्क्वायर बाय 2 एंड साई n ऑफ 2, इस प्रकार से हमारे पास चलता जाएगा। दिस इज इक्वल टू देन En, तो ये मेरे पास हो जाएगा En ऑफ 0 प्लस में लैम्डा En ऑफ 1 प्लस में लैम्डा स्क्वायर बाय 2 एंड देन En ऑफ 2, ठीक है। और लास्ट पार्ट है हमारे पास साई n, तो वैल्यू सेम रहेगा साई n ऑफ 0 प्लस में लैम्डा साई n ऑफ 1 एंड लैम्डा स्क्वायर बाय 2 एंड साई n ऑफ 2, इस प्रकार से हमारे पास जाएगा, ठीक है। हाई ऑर्डर टर्म्स को अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो फिर इतना ही पार्ट आप लोग कंसिडर करें, ठीक है। इसके बाद के जो पार्ट्स हमारे पास उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। सो नाउ टू फाइंड En ऑफ 1, ठीक है, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां से देखो कितना आएगा H नोड लैम्डा साई n ऑफ 1, तो लैम्डा का कोफिशिएंट कितना आ गया H नोड एंड साई n ऑफ 1 आ रहा है, ठीक है। अगेन लैम्डा H डैश एंड साई n ऑफ 0, तो लैम्डा का कोफिशिएंट कितना आ रहा है प्लस में H डैश एंड साई n ऑफ 0, ठीक है। यहां पर लैम्डा भी है साथ में, आप चाहे तो लैम्डा लिख सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लैम्डा के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम देखें सो En ऑफ 0 लैम्डा साई n ऑफ 1, तो यहां पर मेरे पास आएगा En ऑफ 0 एंड साई n ऑफ 1 एंड लास्ट लैम्डा En1 एंड साई n ऑफ 0, तो यहां पर मेरे पास आ रहा है En ऑफ 1 एंड देन साई n ऑफ 0, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है En ऑफ 1 और यहां पर है साई n ऑफ 0, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दोनों तरफ स्केलर प्रोडक्ट ले लें साई n ऑफ 0 के साथ, ठीक है। सो नाउ टेक स्केलर प्रोडक्ट विद साई n ऑफ 0 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपके पास आएगा यहां से H नोड, ठीक है, साई n ऑफ 0 H नोड एंड देन वी हैव साई n ऑफ 1 प्लस में देन वी हैव साई n ऑफ 0 एंड H डैश साई n ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो बेसिकली ये जो है ना एक नंबर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं En ऑफ 0 इज ए नंबर, ठीक है ना। एनर्जी आइगन वैल्यू है ना, तो आइगन वैल्यू तो एक नंबर होता है, तो आप इसको बाहर ले सकते हैं, तो En ऑफ 0 एंड देन वी हैव साई n ऑफ 0 एंड साई n ऑफ 1 एंड प्लस में हो जाएगा, ये भी एक नंबर है, तो En ऑफ 1 एंड देन वी हैव साई n ऑफ 0 एंड साई n ऑफ 0, ये मेरे पास करेक्ट है। अच्छा यहां पर देखो H नोड जो है ये अनपर्टुर्ड पार्ट का जो हैमिल्टोनियन है जब साई n ऑफ 1 पर
ऑपरेट होगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या देगा, ठीक है, द रिजल्ट वुड बी ई नोड एंड साई एन ऑफ 1, बताओ ये देगा, करेक्ट है। और बेसिकली जो ई नोड है क्योंकि एक नंबर हुआ तो ये बाहर आ सकता है, ठीक है, ई एन ऑफ 0, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। और ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये दोनों टर्म्स, क्या ये दोनों टर्म्स सिमिलर हो जाएंगी, देख लो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सिमिलर हैं, इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, करेक्ट है। तो मेरे को यहां से फाइंड आउट करना था ई एन ऑफ 1 जो कि आ गया यहां से, ठीक है, साई एन ऑफ 0 एंड देन एच डैश एंड साई एन ऑफ 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंड देन वी हैव साई एन ऑफ 0 एंड साई एन ऑफ 0, ये मेरे पास आ गया। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू है एच डैश एन एन के इक्वल, इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हैं एच डैश एन एन के इक्वल है, सच दैट कि जो साई एन ऑफ 0 है ये कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड है, तभी तो मैंने इसको 1 लिख दिया यहां पे, और इसका वैल्यू कितना आ गया, एच डैश एन एन। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ईजी है, एच डैश एन एन, बस सिंपल, ठीक है, एच डैश एन एन, ओके। इन द सिमिलर वे जब आप लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। सो ई एन ऑफ 2 यानी सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आइगन वैल्यू, वो मेरे पास आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू आपने याद रखना है साई एम ऑफ 0, ठीक है, एच डैश एंड साई एन ऑफ 0 मॉडुलस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये स्क्वायर लग रखा है देखो इसके साथ, ओके, डिवाइडेड बाय ई एन ऑफ 0 एंड माइनस का ई एम ऑफ 0, ये मेरे पास है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इस पार्ट को एच डैश एम एन मॉडुलस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एन ऑफ 0 माइनस ई एम ऑफ 0, ये भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां जो m है वो n के इक्वल नहीं हो सकता है, ये बात आपने ध्यान रखना है, तो यहां समेशन लगा देते हैं m पर सच दैट कि m का वैल्यू n के इक्वल नहीं है, ये स्पेसिफाई मैंने यहां पर कर दिया। सेम यहां पर है कि m पर ये समेशन लग रखा है और m जो है वो n का फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे पास पार्ट आएगा। लास्ट अगर आपको जरूरत भी पड़े इन केस तो फिर आप साई एन ऑफ 1 का भी याद रख लीजिए, ठीक है, ये भी यहीं से कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा बस आपको ये है कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहां पर स्केलर प्रोडक्ट विद साई एन ऑफ 0 लिया है ना ऑन बोथ साइड्स, यहां पर आपको लेना पड़ेगा टेक स्केलर प्रोडक्ट विद द साई एम ऑफ 0 ऑन बोथ साइड, सच दैट कि साई एम ऑफ 0 जब हमारे पास इनर प्रोडक्ट निकालेंगे साई एन ऑफ 0 के साथ तो वो मुझे 0 प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, अलग अलग स्टेट होगी ना, साई एम ऑफ 0 एंड साई एन ऑफ 0, बेसिकली ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो टेक स्केलर प्रोडक्ट विद दिस वन, ओके। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं वैल्यू, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो जो रिजल्ट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, हालांकि यहां से क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस होता है, ठीक है। सो द रिजल्ट वुड बी साई एम ऑफ 0 एंड देन वी हैव, ठीक है, एच डैश साई एन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय ई एन ऑफ 0 माइनस ई एम ऑफ 0 एंड साई एम ऑफ, यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 1, ठीक है। तो ये मेरे पास में रिजल्ट आता है, दिस वाज द रिजल्ट, ओके, दिस वाज द रिजल्ट, दिस वाज द रिजल्ट, ठीक है ना, ये मेरे पास में रिजल्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास में रिजल्ट है, ई एन ऑफ 1 का ये वैल्यू मेरे पास आता है एच डैश ऑफ एन एन, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है ये हमारे पास क्या हो, नॉर्मलाइज्ड हो, इसका वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ओके, ये आपके काफी काम आएंगे जब आप न्यूमेरिकल्स पोर्शन को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द पर्टर्बेशन आपने जब अप्लाई किया तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आप उसको जो है ना ऐड कर देंगे, जैसे टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का वो ई एन ऑफ 0 एंड प्लस में ये पार्ट्स भी आपके पास इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ई एन ऑफ 1 प्लस में ई एन ऑफ 2, ये हमारे पास रहेगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अप टू सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक आपने इसको कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास में रहेगा टोटल नेट एनर्जी ई एन सिस्टम का, ओके, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट बात ये आती है कि ये जो थ्योरी है ये कंप्लीट थ्योरी जो नॉन डिजनरेट थ्योरी है, ठीक है, नॉन डिजनरेट जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगे कोरस्पॉन्डिंग टू द अनपर्टुर्ब्ड पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन, तो ही वैलिड रहेगा। अगर डिजनरेट वाला केस आ गया तो आप खुद से समझे इस चीज को, ठीक है। ये देखो ई एन ऑफ 0 और ई एम ऑफ 0 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, अगर डिजनरेट केस हो गया तो, है ना, डिजनरेट केस बना तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो बेसिकली डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया। अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन कितना आ गया, इन्फिनिटी, जो कि आना नहीं चाहिए, देखो इन्फिनिटी, है ना, यहां पर भी आप देख लो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो साई एन ऑफ 1 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी ना बने इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो यहां पर न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, न्यूमरेटर वाला पार्ट इसको आप लोग 0 बना देंगे,
इसको आप लोग क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। तो साई m की वैल्यू इस प्रकार से चूज करनी है कि न्यूमरेटर पार्ट जो है वो मेरे पास कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब जितनी डिजनरेसी उतनी इक्वेशन आपको मिलेंगी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बेसिकली मैं यहां से डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूं कि डीजनरेट वाले केस में आपने किस प्रकार से क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। यहां पर जो है ना, आप एक करेक्शन कर लें, साई एम ऑफ 0 है यहां पे, ठीक है ना, 1 नहीं हो सकता ना, पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी 0 हैं, आपने याद रखना है, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा यहां पर देखें। फिर देखो हम लोग बात कर रहे थे कि देखो यहां पर अगर डीजनरेट थ्योरी आती है, डीजनरेट थ्योरी, डीजनरेट थ्योरी मीन्स द एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, अनपर्टूर्ड, ठीक है, अनपर्टूर्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है, हैमिल्टोनियन आर डीजनरेट देन साई एन ऑफ 1 एंड ई एन ऑफ 2 टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। सो टू रिमूव द डिस्क्रिपेंसी व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आपके पास जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको आप लोग 0 करने की कोशिश करेंगे। तो साइन ऑफ 0 आपको इस प्रकार से सुपरपोजिशन स्टेट कंसीडर करनी पड़ेगी कि न्यूमरेटर पार्ट हमारे पास कितना हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। और जितनी डीजनरेसी होंगी उतनी ही आपको इक्वेशंस यहां से देखने को मिलेंगी, इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर पार्ट 0 कर रहे हैं तो इक्वल्स टू 0, तो इतनी आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। और जब आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास में उतनी ही मैट्रिक्स बनेगी। जैसे मान लो डीजनरेसी इसकी G है, तो G इंटू G की आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी, एंड दैट डिटर्मिनेंट शुड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहां से बता देता हूं पहले जो मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। द मैट्रिक्स विल बी H'11 माइनस EN ऑफ, ठीक है, माइनस EN ऑफ 1, फिर आएगा H'12 H'13, इस प्रकार से। नेक्स्ट में H'21 H'22 माइनस EN ऑफ 1 एंड देन वी हैव H'23, इस प्रकार चलता जाएगा। नीचे भी इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ओके। और इसका आप डिटर्मिनेंट को 0 जब पुट करेंगे तो मुझे जो EN1 वैल्यू मिलेगी, जितनी वैल्यूज मिलेंगी ऑब्वियसली जितनी डिजनरेसी उतनी वैल्यूज मुझे मिलने वाली EN ऑफ 1 की, ओके। तो वो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन यू विल ऐड टू द जो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है एनर्जी आइगन वैल्यू EN ऑफ 0, आप उसमें उसको ऐड करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन आपने इंपोज करनी है। मान लो जैसे हमारे पास 3 इंटू, सॉरी यहां पर डीजनरेसी मेरे पास 3 है, सिस्टम की डीजनरेसी कितनी है, 3 है। तो बेसिकली आप 3 इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। साई एम ऑफ 0 की इतनी वैल्यूज आप चूज कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, यहां पर एक और रो आ जाएगी, ठीक है ना, एक और रो यहां से आएगा जिसमें 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, H' ऑफ 31 H' ऑफ 32 H' ऑफ 33 माइनस EN ऑफ 1, और उसका डिटर्मिनेंट लेकर के आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास EN ऑफ 1 की कोरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज आ जाएंगी और उनको आप बारी बारी से उसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास डीजनरेसी है, ठीक है। जैसे मान लो डीजनरेसी 111 है हमारे पास, एनर्जी आइगन वैल्यूज विच आर EN ऑफ 0, तो आप इनके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। आप साइलेंट या फिर लैम्डा जो भी हमारे पास फैक्टर रहेगा, ठीक है, ये तो फैक्टर आता ही है ना हमारे पास, ठीक है, बिकॉज ये फैक्टर डिटरमाइन करता है कि आपका जो पर्टर्बेशन वाला पार्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। कई क्वेश्चंस में आपने देखा होगा ऐसा दिया रहता है कि अब साइलेंट इज लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या है कि पर्टर्बेशन बहुत स्मॉल है, और ये थ्योरी भी तभी एप्लीकेबल है जब पर्टर्बेशन बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। तो अब ये काम करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट जाना, अब न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं यहां पे जो कि नॉन डीजनरेट थ्योरी पार्ट से बेस्ड रहेगा, और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो डीजनरेट थ्योरी पार्ट से हमारे पास बेस्ड रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे हार्मोनिक ऑस्किलेटर और हाइड्रोजन एटम का पर्टर्बेशन, ओके। सो इट इज गिवन दैट कि हमारे पास एक 2 लेवल सिस्टम है जिसका हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, ठीक है ना, न्यू हैमिल्टोनियन आपको गिवन है। बेसिकली आफ्टर द पर्टर्बेशन आपको गिवन है 4A2, ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ओके। फॉर ए 2 लेवल सिस्टम, ठीक है, फॉर ए 2 लेवल सिस्टम, ठीक है, द हैमिल्टोनियन इज गिवन एज 1 प्लस अपसाइलेंट माइनस 1 प्लस अपसाइलेंट, जहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया अपसाइलेंट इज लेस देन 1 है। आपने फाइंड आउट करना है यहां पर एनर्जी वैल्यू, ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू अप टू सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द अपसाइलेंट, ठीक है, ये आपने यहां से फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम फाइंड आउट करवाना चाहते हैं आपसे EN का वैल्यू जो कि होगा EN ऑफ 0 प्लस
en ऑफ 1, ठीक है, एंड प्लस में en ऑफ 2। ये वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब en ऑफ 0 कितना होगा, तो ये देखो यहां पर पता चलेगा, ये बेसिकली टोटल हैमिल्टोनियन दे रखा है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। एक पार्ट हमारे पास रहेगा परट्रूड पार्ट और एक पार्ट हमारे पास रहेगा अनपरट्रूड, ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में लोग ब्रेक कर देते हैं। सो h कैन बी आल्सो रिटन एज 1 0 0 -1 प्लस एप्सिलॉन एंड 1 1 1 एंड 1। तो बेसिकली ये मेरे पास है h नोड एंड ये मेरे पास है एप्सिलॉन h डैश। थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने लैम्डा लिया था, यहां पर एप्सिलॉन गिवन है। H नोड को देख करके आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले से ही हमारे पास डायगोनलाइज्ड है, इसका मतलब इसके जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगे वो 1 और -1 होंगे। क्योंकि ये 1 और -1 दोनों डिफरेंट हैं, दैट्स वाई आप जो है नॉन डीजनरेट वाला जो थ्योरी पार्ट था वो आप लोग यहां पर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। यानी सेक्युलर मैट्रिक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो द एनर्जी आइगन वैल्यूज आर 1 एंड -1। तो ये तो en ऑफ 0 आ गया। फिर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट इसके बाद ये वाला वैल्यू हम लोग यहां से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये कितना आ रहा है मेरे पास, 1 और -1। एक बात और आप ध्यान रखें कि जब हमारे पास मैट्रिक्स जो है ना डायगोनलाइज्ड होती है, तो आप कोरस्पॉन्डिंगली जो आइगन वेक्टर्स हैं या फिर जैसे यहां पर आप कह लो आइगन स्टेट्स, आइगन फंक्शंस, तो वो आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो एक हमारे पास होगा 1 0 और दूसरा रहेगा मेरे पास 0 1, ठीक है ना। एक हमारे पास रहेगा 1 0, दूसरा रहेगा हमारे पास 0 1, ठीक है। ये डायरेक्टली आप लोग यहां से कह सकते हैं। मान लो हमारे पास 3 × 3 मैट्रिक्स होता और वो भी डायगोनलाइज्ड होता, तो फिर हम क्या लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दीज आर द आइगन वेक्टर्स या फिर आइगन स्टेट्स, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में मैथ की भाषा में कह देते हैं आइगन वेक्टर्स, क्वांटम मैकेनिक्स में बोलते हैं आइगन स्टेट्स। ओके, तो इन आइगन स्टेट्स को हम लोग बेसिकली 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दीज आर द आइगन स्टेट्स एंड दीज फॉर्म्स द बेसिस, है ना। ये बेसिस फॉर्म कर जाएंगे द सेट ऑफ, ठीक है। ये सेट है ना हमारे पास में आइगन स्टेट्स का, इस कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास सिस्टम के लिए, तो ये जो सेट मेरे पास बनेगा, दिस सेट फॉर्म से बेसिस। ओके, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का मैंने वैल्यू आपको लिखवाया था नॉन डिजनरेट थ्योरी वाले पार्ट में, वो कितना था, दैट वैल्यू विल बी h डैश n n। याद है आपको h डैश n n था, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है n h डैश ऑफ n, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में या तो n का वैल्यू 1 हो सकता है, मतलब ये वाली आइगन स्टेट हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये वाला आइगन स्टेट हो सकता है। तो वैल्यूज मेरे पास हो जाएंगी या तो ये और या फिर मेरे पास होगा 2 एंड h डैश ऑफ 2, ठीक है। ये दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। एक के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 है, दूसरे कोरस्पॉन्डिंग -1 है, तो यहां पर इसके कोरस्पॉन्डिंग आप ये लिखेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये लिखेंगे। बेसिकली यही चीज आप लिख सकते हैं h डैश ऑफ 1 1, और इसी चीज को आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं h डैश 2 2। यानी जो मैट्रिक्स मेरे पास है h डैश, उसमें 2 2 का मीनिंग हो गया कि लास्ट जो है ना फोर्थ वाला जो मेरे पास आएगा एलिमेंट, वो मेरे पास h डैश 2 2 है। जैसे है कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 1 मुझे मिल रहा है, दिस इज h डैश 2 2। इसी प्रकार से अगर h डैश 1 1 की बात की जाए तो मुझे मिल रहा है h डैश 1 1 इज 1, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, यहां पर भी वही चीज है। अगर मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है तो की बात चल रही है, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे आइगन वेक्टर्स जो है यहां पर पुट करके फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हालांकि अब यहां पर भी करेंगे तो रिजल्ट मुझे सेम मिलने वाला है, वही सेम 1 एंड 1 ही मिलेगा यहां पर, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई विद दिस एप्सिलॉन एज वेल मल्टीप्लाइड, ओके, क्योंकि h डैश की जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें तो चलो 1 आ रहा है, लेकिन एप्सिलॉन भी तो है साथ में, तो आप चाहो तो यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ही इसके अंदर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूं, बाकी आप मैट्रिक्स से तो डायरेक्टली देख ही पा रहे हैं कि जो h डैश ऑफ 1 1 है ये 1 के इक्वल है, 1 इंटू एप्सिलॉन। और नेक्स्ट अगर h डैश 2 2 आप देख रहे हैं तो ये भी कितना है, 1 इंटू एप्सिलॉन। लेकिन इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हैं बेसिकली यहां पर वैल्यूज पुट करके। देखो ये मेरे पास में ब्रा रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो ब्रा रिप्रेजेंटेशन में ये जो कॉलम मैट्रिक्स बना हुआ है रो बन जाएगा, यानी 1 0। नेक्स्ट इसके बाद क्या h डैश, तो h डैश मेरे पास है 1 1 1 1 एंड नेक्स्ट वन इज कैट ऑफ 1 विच इज 1 0, ठीक है। पहले हम लोग यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई विद दिस, ओके। तो इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ रहा है 1 एंड 1, और फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 1। बताओ इनका और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, एंड 1 इंटू में एप्सिलॉन। तो आपको पता चल रहा है कि इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगा वो होगा मेरे पास में एप्सिलॉन, और इसके कोरस्पॉन्डिंग भी कितना होगा, एप्सिलॉन ही होगा, क्योंकि यहां पर भी एप्सिलॉन है और यहां पर भी एप्सिलॉन है, यानी 1 है और 1 है, ठीक है।
फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपने इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल लिया, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स दे रखा था, आपको ये मेथड अडॉप्ट करने की आवश्यकता भी नहीं थी वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन। सेकंड ऑर्डर करेक्शन, अब सेकंड ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला क्या है बताइए जरा, En(2). सेकंड ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला है समेशन चलता है m पर, जहां m का वैल्यू n के इक्वल नहीं होगा, एंड देन वी हैव psi m(0) h' psi n(0) डिवाइडेड बाय En(0) माइनस Em(0). ठीक है, इस केस में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो m की जो वैल्यूज है वो दो ही केस पॉसिबल हो सकता है, या तो 1 या फिर 2। बताओ, इन द सिमिलर वे n की जो वैल्यूज हैं या तो 1 हो सकती है या फिर n इज इक्वल टू 2 हो सकती है। भाई 2 into 2 मैट्रिक्स है, अगर 2 into 2 मैट्रिक्स है तो m की या तो वैल्यूज 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। इन द सिमिलर वे जो n की वैल्यूज है या तो 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है, दो ही केस पॉसिबल है। अगर मान लो ये हमारे पास 3 into 3 मैट्रिक्स दी रहती है ना, ये एक 3 लेवल सिस्टम के लिए मान लो यहां पर 3 into 3 मैट्रिक्स दी रहती है, तो हम क्या करते हैं, बाहर समेशन लगा हुआ है, तो एक बार हम m अगर n का वैल्यू हम 1 फिक्स कर रहे हैं तो m का वैल्यू एक बार 2 रखेंगे और प्लस में एक बार रखेंगे हम लोग 3। ठीक है, और हाँ इसका मॉडुलस का स्क्वायर भी लगता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं मान लो n का वैल्यू 1 फिक्स रख दूं तो मेरे पास m का कितना वैल्यू होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 2 पॉसिबल है, क्योंकि m n के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग यहां पर मेरे पास कितना आएगा, देखो इसको आप लिख सकते हैं h' mn मींस h'(2 1). ठीक है, मॉडुलस स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिफरेंस, डिफरेंस कौन सा, E1(0) माइनस E2(0). सही बात है। ठीक है, अच्छा अब खुद से देखें एक बार, h'(2 1) का मीनिंग क्या हो गया मेरे पास, कौन सा वाला एलिमेंट होगा, h'(2 1) का मीनिंग, h'(2 1) का मीनिंग मींस ये वाला, ये एलिमेंट जो कि 1 के इक्वल है, 1 into अपसाइलेंट, और इसका मॉडुलस का स्क्वायर लग रखा है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा अपसाइलेंट स्क्वायर। देखो अगर आप ये कंफ्यूज है ना कि अपसाइलेंट h' आपने अलग अलग ले रखा है, तो आप एक काम कर लो, इस कंप्लीट को ही h' मान लो, तो अब तो मेरे पास ये आ रहा है ना अपसाइलेंट स्क्वायर h। ठीक है, अपसाइलेंट स्क्वायर मेरे पास इक्वल आ रहा है अपसाइलेंट स्क्वायर के, डिवाइडेड बाय, फिर यहां पर डिफरेंस है एनर्जी आइगन वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग, जो हमारे पास जो अनपर्टुर्ब्ड पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग था, अनपर्टुर्ब्ड पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास था 1 and -1, तो डिफरेंस आपने लेना है। डिफरेंस किस प्रकार से कि 1 माइनस ऑफ -1, पहले वाला माइनस में फिर सेकंड वाला, तो पहले वाला कितना है 1, दूसरे वाला कितना है -1, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 2 आ गया, तो अपसाइलेंट स्क्वायर बाय 2 ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अपसाइलेंट स्क्वायर बाय 2, तो एक तो आपको फर्स्ट सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज 1 प्लस में अपसाइलेंट प्लस में अपसाइलेंट स्क्वायर बाय 2, ये आपका फाइंड आउट हो चुका है। एक तो आपको एनर्जी आइगन वैल्यू मिल चुका है परटुर्ड हैमिल्टोनियन का अप टू सेकंड ऑर्डर करेक्शन, ये मिल चुका। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, -1 प्लस में अपसाइलेंट और प्लस में, अब ये और मैं बता देता हूं तो कितना आएगा। यहां पर दूसरा केस क्या पॉसिबल है, या तो n का वैल्यू अगर 2 फिक्स कर दें तो m का वैल्यू 1 पॉसिबल है, यानी यहां पर हो जाएगा h'(1 2), यहां पर मेरे पास डिफरेंस हो जाएगा मतलब E2 और यहां पर हो जाएगा E1, और बेसिकली ये डिफरेंस मेरे पास आएगा -1 यानी माइनस का 2, यानी कि अपसाइल माइनस का, ठीक है ना, यहां पर आएगा मेरे पास माइनस का अपसाइलेंट स्क्वायर बाय 2, ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास में रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमें दो जो है वैल्यूज मिलेंगी, दीज आर द 2 एनर्जी आइगन वैल्यूज अप टू सेकंड ऑर्डर करेक्शन फॉर दिस कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन, जो कि परटुर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, न्यू हैमिल्टोनियन है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको आ गया समझ में, ये नॉन डीजनरेट वाला था जिसमें आपको सेक्युलर मैट्रिक्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो यहां पर अगर 1 प्लस अपसाइलेंट कर दें, यहां पर अगर 1 प्लस अपसाइलेंट कर दें तो अब क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, अब कितना हो गया देखो, यहां पे अगर 1 प्लस अपसाइलेंट कर दें तो बेसिकली यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब आपको जो एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलेंगी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस अनपर्टुर्ब्ड हैमिल्टोनियन, वो कितनी मिलेंगी, 1 and 1 मिलेंगी। अब ये क्या हो गया मेरे पास, डीजनरेट है ना, 2-fold डीजनरेट, यानी कि मेरे पास बनेगी एक 2 into 2 की सेक्युलर मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन से मेरे पास En(1) का वैल्यू सोल्व होगा। ठीक है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी कैलकुलेट दैट, 2 into 2, तो देखो यहां से मेरे पास होगा एलिमेंट h'(1 माइनस En(1). ठीक है, नेक्स्ट इज h' ऑफ, यहां पर हो जाएगा 1 2, h'(2 1 एंड h'(2 2
माइनस में हो जाएगा En(1) एंड दैट शुड इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। ओके, अभी देखो यहां से H'11, यहां पर बेसिकली जो H'(ij) होता है या Mn, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, यहां पर Mn लिख दो चाहे, तो इसका वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, M एंड H'(n), इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अब जैसे मान लो 1 1 का मीनिंग क्या है, 1 1 का मीनिंग है 1 H'(1). दो हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स आए थे 1 0 एंड 0 1, तो उसका वैल्यू आप यहां पर रखेंगे तो आपके पास आएगा, ठीक है, 1 0 था ना, 1 0 था, ठीक है, दिस इज 1 0। तो बेसिकली इसका ब्रा रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये जो हमारे पास बन रखा है कॉलम मैट्रिक्स, ये बन जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज 1 0 एंड देन H' विच इज 1 1 1 1 एंड देन 1 0। ठीक है, तो यहां पर देखो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ रहा है, और आना भी चाहिए। देखो ये H'(1 1 जो है, इसका मीनिंग हो गया मेरे पास में ये मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट विच इज 1। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 है माइनस En(1). नेक्स्ट पार्ट इज H'(12) जो कि 1 है, नेक्स्ट इज 1 एंड द लास्ट वन इज हमारे पास है ये भी 1 माइनस En(1) एंड दैट डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। और जो भी मेरे पास En(1) आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस स्ट्रेंथ के साथ जो कि हमारे पास है एप्सिलॉन। इस स्ट्रेंथ के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहां पर आएगा बेसिकली, ठीक है, 1 माइनस En(1) का स्क्वायर एंड माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। सो 1 प्लस En(1), ठीक है, इन स्क्वायर ऑफ 1 एंड माइनस का 2 En(1) एंड माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। कैंसिल आउट हो गया। En(1) आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से मेरे पास आएगा En(1) माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। क्या तो ये 0 है या फिर इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास आ रहा है En(1) का वैल्यू या तो 0 या फिर 2। ठीक है, या तो मेरे पास कितना आ रहा है 0 या फिर हमारे पास कितना आ रहा है 2 के इक्वल। और आपने इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, देखो हमारे पास वैल्यू कितना होता है, En का वैल्यू मेरे पास आता है En(0) प्लस में En(1) प्लस में En(2), इस प्रकार से जाता है। लेकिन क्योंकि आपने एप्सिलॉन को यहां पर कंसिडर नहीं किया इस पूरे डेरिवेशन के अंदर, इसलिए आप यहां पर एप्सिलॉन ले लेंगे। फिर अगली टर्म आती है देखो एप्सिलॉन स्क्वायर एंड En(2) एंड सो ऑन, चलते चले जाते हैं। क्योंकि एप्सिलॉन मुझे वेरी वेरी मच लेस देन 1 दे रखा है, तो मान लेते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहां से 1 प्लस में एप्सिलॉन, और ये वैल्यू एक केस में तो 0 मिल रहा है, मतलब 1 मिल जाएगा। तो ये तो एक बेसिकली हमारे पास में, ठीक है, चेंज नहीं हुआ ना। तो मुझे जो पहले मिल रहा था अनपर्टूड पार्ट के लिए वो भी 1 मिल रहा था, और यहां पर भी कितना है 1 ही मुझे मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड जो वैल्यू रहेगी, सेकेंड एनर्जी आइगन वैल्यू, दैट इज 1 प्लस में एप्सिलॉन एंड मल्टीप्लाई विद द 2, यानी मेरे पास आ गया 1 प्लस में 2 एप्सिलॉन। तो एक वैल्यू मुझे मिल रही है 1 एंड द अनदर वैल्यू इज 1 प्लस 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन जो है सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो हार्मोनिक ऑस्किलेटर है और हाइड्रोजन एटम, इसका पर्टर्बेशन हम लोग करेंगे। सो होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट एंड वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।